Yes. All right. So good evening, everybody. Good evening, and I hope you can see some poll over there. If my audio is clear, video is clear, you can give that. Okay. All right. Thank you. ऑल राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इन्फ्लेमेशन. अभी हम लोग इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन से जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे वी विल स्टडी व्हाट इज इन्फ्लेमेशन and how it causes various changes in your body. Then we are going to talk about HIV AIDS also. All right, so inflammation किसको कहते हैं और इसके साथ साथ आएगा हमारा swelling. स्वेलिंग किसको कहते हैं? ठीक है, इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं और स्वेलिंग किसको कहते हैं, दो चीज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली. इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में दिया हुआ है. चलिए कोई बात नहीं, इन्फ्लेमेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं कि स्वेलिंग होता क्या है. ठीक है, हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं. ठीक है, कि क्या होता है. राइट, एनीवेज तो इन्फ्लेमेशन Inflammation is a process by which the body's immune system recruits new cells at the site of infection to repair the damage and kill pathogens. Which means inflammation is a process by which body's immune system recruits new cells at the site of infection to repair the damage and kill the pathogens. यहाँ पे देखिए, अगर हमारे बॉडी के अंदर में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है लाइक फाइटिंग विथ इन्फेक्शन, अगर फाइटिंग विथ इन्फेक्शन चल रहा है, यानी हम इसको कह सकते रिपेयर चल रहा है, रिपेयर चल रहा है, यानी ओल्ड सेल्स को न्यू से हम रिप्लेस करने वाले हैं न्यू सेल्स के साथ. यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर हल्का सा सूजन आएगा बॉडी के अंदर. ठीक है, जब कोई नया सेल्स आकर अटैच मतलब कोई इन्फेक्ट करता है चीजों को, तो वहां पे क्या होती है, एक सूजन सा होती है बॉडी के अंदर, एंड दैट इज योर इन्फ्लेमेशन. ठीक है, हमारे बॉडी का अब क्यों होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन, क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का सेल्स है, इम्यून सिस्टम है. ठीक है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वहां पे क्या करेगा, इट इज गुड एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है. ठीक है, वो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा बुरा, उसको क्या कह सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, बट इट्स जस्ट जनरल प्रोसेस. अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट सेल, with that issue, and some process is going on there. It might be fighting with the infection or it's creating some fluidic manner, so वहां पे infection हो सकता है, यानी वो inflammation कहलाएगा. ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन यानी हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इन्फेक्शन के जगह पर रिपेयर मैकेनिज्म करेगा, रिपेयरिंग करेगा, वहां पे पैथोजेंस को मारेगा जब इम्यून सिस्टम, तो वहां पे रिपेयरिंग मैकेनिज्म होगा, और जिसके वजह से हमारा अंदर में बॉडी के इनसाइड में क्या होने लगता है, सूजन होने लगता है. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस. ठीक है, हेपेटाइटिस है. हेपेटाइटिस में आइटिस क्या है, आइटिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. मतलब क्या है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया आपको, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब, बस सूजन हुआ है सिंपली, लेकिन ये बॉडी के अंदर हुआ है और ये लिवर में हुआ है. किस वजह से हुआ है, वायरस के वजह से हुआ है. किस वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ है. इस वायरस के बॉडी में एंटर करते हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ लड़ेगा और वहां पे रिपेयरिंग का काम करेगा, जिसको हम इन्फ्लेमेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं.
ठीक है। यस, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, हम उसी को हेपेटाइटिस कहते हैं, लिवर का जो इन्फेक्शन है, लेकिन उस इन्फेक्शन के वजह से वो लिवर इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, यहां भी है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा इज अ पार्ट विच इज प्रेजेंट इन योर आईज, आईज में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंजक्टिवा होते हैं, यहाँ पे होता है कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा जो प्रेजेंट होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बात करें, टॉन्सिल की बात करें, हमारा टॉन्सिल गर्दन में यहाँ पे होता है, टॉन्सिल, ठीक है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है गर्दन में टॉन्सिल होता है। अगर वहां पे किसी किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। अगर ब्रोंकस है, आपको पता होगा कि ब्रोंकस क्या है, ब्रोंकस में किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाए उसको हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ bronchus due to some infection, inflammation of bronchus due to some infection। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है? राइट, सो दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जस्ट एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है, तो प्रोसेस है इन्फेक्शन से लड़ने का हमारा इम्यून सिस्टम का, जिसके वजह से सूजन होता है, ठीक है, फीवर होता है और पेन भी होता है, सूजन होता है, फीवर होता है और पेन भी होता है, क्लियर है, सूजन और पेन। माइक्रोब एंटर एंड कॉज, माइक्रोब्स एंटर द बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, हमारे बॉडी में माइक्रोब एंटर करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इम्यून सिस्टम, जैसे इन्फेक्शन कॉज होता है इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वो सेल्स क्या करेंगे, अफेक्टेड टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी हमारे सेल्स रिक्रूट टू अफेक्टेड टिश्यूज टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यहाँ पे माइक्रोब क्या होगा, माइक्रोब को मारेगा, तो उस प्रोसेस के वजह से वहां पे हो जाता है सूजन, ठीक है, वहां पे हो जाता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन, राइट। चलिए बहुत बढ़िया है, तो हमारा इन्फ्लेमेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन था। माइक्रोब जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद वो एक्टिव इम्यून सिस्टम, जैसे माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम क्या किया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही वो क्या किया, वो उस डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए कई सारे सेल्स को, टिश्यूज को एक्टिवेट किया, और उसके बाद जो है माइक्रोब को लड़ने लगा, विच कॉजेस स्वेलिंग, फीवर, पेन, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। जनरल भाषा में अगर कहा जाए तो इन्फ्लेमेशन, सूजन इनसाइड, अंदर बॉडी, इनसाइड द शरीर, सूजन इनसाइड द शरीर, जो दिखाई हमें नहीं देता है। लेकिन स्वेलिंग अगर बात करें, स्वेलिंग किसको कहेंगे, स्वेलिंग कहेंगे जो बाहर में दिखाई दे देता है, विजिबल होता है स्वेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, द कॉसेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स, या हम सिंपली कह सकते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। हम इन्फेक्शियस एजेंट्स को क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कह सकते हैं, यानी ऐसे एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सब क्या कॉज कर सकते हैं,
they can easily cause infection. They can easily cause infection. जब ये infection easily cause कर सकता है, then it is called infectious agent, or we can say disease causing agent. ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा उसको इन्फेक्शियस एजेंट्स कहेंगे, यानी बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? बैक्टीरियल डिजीज कॉज करेगा, लाइक टीबी। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज लाइक टीबी, निमोनिया, लाइक निमोनिया, टीबी, निमोनिया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बैक्टीरियल डिजीज, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलो, आप लोगों को सब पता है ना? टीबी। नेक्स्ट, वायरस डिजीज से अगर बात करें, वायरल डिजीज की बात करें, तो वायरल डिजीज में क्या हो सकता है? HIV सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक। फंगस की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कह सकते हैं, वॉर्म्स का भी रिंग वॉर्म्स कह सकते हैं, यहाँ पे रिंग वॉर्म आएगा। ठीक, तो डिफरेंट है, आपने रिंग वॉर्म पढ़ा होगा, है ना? ऑल राइट, सो ये सब अलग अलग इन्फेक्शंस हैं। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क, ठीक है, तो आज का होमवर्क है कि राइट, सॉरी वायर नहीं है, राइट 5 disease symptoms, causative agents, treatment and preventive measures। ठीक है, क्या करना है? ऐसे टेबलर कॉलम बनाना है। पहला टेबलर कॉलम, डिजीज का नाम, कॉसेटिव एजेंट, ठीक है, डिजीज का नाम, कॉसेटिव एजेंट, सिम्टम, उसके बाद ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स, हाँ नेक्स्ट वैक्सीन। ये लिखिए, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंफिनिटी। जितना मर्जी उतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिखकर मुझे सबमिट करिए, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क है आज का, ये आप लोग करके मुझे आज नहीं, कल रात 10 बजे से पहले सबमिट कर दीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे क्लासेस हो गए, इसीलिए हम इनफ टाइम दे रहे हैं। कल रात 10 बजे से पहले आप लोग जो भी आप लोगों का होमवर्क का लिंक है वहां पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को जो भी इंटीमेट किया गया कि होमवर्क कहाँ सबमिट करना है वहां पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।
डोंट सेंड मी पर्सनली, डोंट सेंड मी ऑन पर्सनल नंबर, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, ठीक है। दिस इज नॉट एंटरटेन्ड, सो प्लीज अवॉइड दिस। ऑल राइट, ओके, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ऑल राइट, पीडीएफ हम आपका इसका शेयर कर देंगे, डोंट वरी। ऑल राइट, तो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन के वजह, जो जो पैथोजन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या क्या डिजीज कॉज करता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, टेटनस, whooping cough, वायरस, कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, फ्लू, डेंगू, पोलियो एंड HIV एड्स। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। एड्स का फुल ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एड्स हमेशा कैप्स में होना चाहिए, याद रखिएगा, ये गलत है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। HIV एड्स, ठीक है। टेटनस का क्योर आप लोग लिख कर आइए, ठीक है। उस हर डिजीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग होमवर्क पहले सबमिट करिए, अगले क्लास में हम सारे डिजीज पे चर्चा करेंगे, जो भी आप लोग भेजेंगे उस सब पे हम आपको चर्चा करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास हम लोग का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का होमवर्क डिस्कशन ही होगा, डिजीज के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। जो भी डिजीजेस होंगे, आप लोग जो होमवर्क लिख कर आएंगे, होमवर्क जो सबमिट करेंगे, उसमें जो जो डिजीजेस होंगे उस डिजीज पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट पार्ट, आई मीन नेक्स्ट क्लास। सो HIV एड्स किसको कहते हैं? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून वायरस। HIV वायरल डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। क्यों डिजीज है ये, डिसऑर्डर क्यों नहीं है? क्योंकि कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। और जिसके वजह से क्या है, ये इन्फेक्शन के वजह से कॉस्ट बाय, अब इन्फेक्शन, सॉरी, कॉस्ट बाय इन्फेक्शन नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट बाय पैथोजन, नॉट इन्फेक्शन। वी कैन राइट इट हियर एज पैथोजन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे पैथोजन, कॉस्ट बाय पैथोजन। और पैथोजन कॉज करने वाला सब कुछ क्या होता है? ये डिजीज कहलाता है, ठीक है। ओके, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का देखो यहाँ पे कैप्स में लिखा है, सो वहां पे भी कैप्स में लिख लेना, दैट्स रॉन्ग, हमें स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए। अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये देखो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एक ऐसा वायरस है, अब ये सब 10 तरह की क्रीम है, फेस वॉश लगाई हैं, बॉडी लोशन लगाई हैं। अपने घर की जो भी कॉन्वर्सेशन है ये दूसरों को सुनाना गलत बात होती है, इसीलिए कृपा करके अपना माइक को हमेशा म्यूट रखें, ठीक है। नहीं तो घर की बातें बाहर निकल आएगी और दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस, ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो ये ऐसा वायरस है जो क्या करता है? इम्यूनिटी को अटैक करता है। क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी को अटैक करता है। आई बात समझ में? ये वायरल डिजीज है, क्योंकि डिजीज है इसलिए क्योंकि पैथोजन कॉज करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है? ये इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, यानी ये वायरस क्या करता है? ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ये क्या करता है? सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रही हो। तो जब समझ में आ गई कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी ये इम्यूनिटी को अटैक करेगा, यानी इस डिजीज के वक्त हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। आई बोलो, आई बात समझ में? इम्यूनिटी का मतलब होता है यहाँ पे
बी लिम्फोसाइट का, या कह सकते हैं अगर कॉमनली जनरली बोला जाए तो WBC सेल्स का, WBC, ठीक है, क्या कहेंगे, WBC कहेंगे, यानी WBC सेल्स, नॉट ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, WBC। तो WBC सेल्स, यानी WBC सेल्स में क्या क्या है आपका, WBC सेल्स में आपके लिम्फोसाइट हैं जो कि इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं, न्यूट्रोफिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, उसके बाद क्या है, मोनोसाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईसोनोफिल है, बेसोफिल है। ये क्या है, ये WBC के 5 सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें इम्यून सिस्टम समझना पड़ता है, ठीक है, इसको समझने के लिए कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली करता क्या है। तो इम्यून सिस्टम इज अ व्हाट, इम्यून सिस्टम इज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी। इम्यून सिस्टम इज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी। हमारे बॉडी का क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिफेंस मिनिस्टर होता है। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर, ये करता क्या है, ये सेना तैयार करता है और सैनिकों को लड़ने के लिए भेजता है, राइट। ये क्या करता है, ये सैनिकों को लड़ने के लिए भेजता है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे एक देश में क्या होता है, एक कंट्री है, मान लो एक कंट्री है इंडिया, इसमें विदेशों से लड़ने के लिए जो फॉरेन बॉडीज होते हैं उनसे लड़ने के लिए क्या होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, और डिफेंस मिनिस्टर में आपको डिफेंस मिनिस्ट्री होता है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद होते हैं सेनापति, ठीक है, जो कि सेना का नेतृत्व करते हैं। सेना यानी जो लड़ने वाला है फॉरेन बॉडी से, फॉरेन पार्टिकल से लड़कर इसको खत्म करेगा। और ये जो सेना है, इसी तरह से हमारे बॉडी में भी डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, और इस डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर भी है हमारे पास, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, लिम्फोसाइट्स। और डिफेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, इनके पास अपना सेना भी है, सेनापति भी है, बी लिम्फोसाइट्स, जो क्या करेंगे, एक खबरी भी रखते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये हमारे सेनापति एक खबरी रखते हैं, टी लिम्फोसाइट, ये खबरी मोटिवेटर जो भी कहिए, ये रखते हैं, खबर रखते हैं, मोटिवेशन के देते हैं इनको, बी लिम्फोसाइट को। और ये बी लिम्फोसाइट हाईली मोटिवेट होकर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सेना को तैयार करके लड़ने के लिए युद्ध में भेज देते हैं। और वो सेना क्या है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, मान लीजिए कि फॉरेन बॉडी यहाँ पे तैयार खड़ा है, ठीक है, फॉरेन बॉडी यहाँ पे तैयार खड़ा है लड़ने के लिए। अब ये सेना चारों तरफ से फॉरेन बॉडी के पास जाएंगे और इनको किल कर देंगे। सो दिस इज हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क्स इन योर बॉडी। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम इसी तरह से काम करते हैं, इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो एड्स है, अब HIV जो है वो हुआ, इम्यून सिस्टम को अटैक किया, और इम्यून सिस्टम को मान लीजिए कि ये हमारा सेना अगर सही रहेगा तो इसको मार देगा। अगर ये सेना बनने ही ना दे, डायरेक्टली ये क्या करे, घूस देकर डिफेंस मिनिस्ट्री को या डिफेंस मिनिस्टर को अपने वश में कर ले, घूस देकर इसको खरीद ले, या इसमें क्या करे, इसमें कीड़ा लगा दे, इसको क्या करे, इसके अंदर अपना वायरस घुसा दे, और ये जो ये वायरस बोलेगा, मान लीजिए खतरनाक, हमारे पास क्या है, खतरनाक वायरस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खतरनाक वायरस है, खतरनाक वायरस है। ये क्या कर सकता है वायरस, ये वायरस क्या कर सकता है, ये वायरस करता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने वश में कर लेता है हैक करके। अब ये जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री अब लिम्फोसाइट्स को सिग्नल नहीं भेजेगा। अभी हमारे लिम्फोसाइट क्या नहीं करेंगे, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो ये ट्रिगर नहीं करेगा, बी लिम्फोसाइट इनएक्टिव होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा। या फिर अगर मान लीजिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो भी रहा है तो ये एंटीबॉडी क्या नहीं करेगा, एंटीबॉडी इस
इसको मारने में सक्षम नहीं होगा, इसको मारने में क्या नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। ये हो सकता है दो कारण, दो चीजें यहाँ पे कर सकता है वायरस, या तो डिफेंस मिनिस्ट्री को ही खरीद लेगा या फिर इस एंटीबॉडी को क्या करेगा, एंटीबॉडी को यहाँ पे घुसने ही नहीं देगा, यानी ये डिफेंस शील्ड पहन कर आएगा, ऐसा शील्ड पहन लेगा कि ये एंटीबॉडी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सेना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हो सकता है। सो इसीलिए कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी इम्यून सिस्टम को अटैक करके उसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा एकदम पूरी तरह से। ठीक है, राइट, आया बात समझ में, इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कहते हैं। एचआईवी जो है एक डिजीज तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन डिजीज जैसा ही है, ठीक है, ये क्या, ये डिसऑर्डर तो नहीं है, तो डिसीज ही, लेकिन डिजीज कहना भी होगा क्योंकि ये है, एक सिंड्रोम है। क्या है सिंड्रोम, किसको कहते हैं, ये समझना होगा। यानी अगर हम बात करें कि क्या ये डिजीज है कि सिंड्रोम है, डिजीज है कि डिसऑर्डर है, तो हम कहेंगे कि ये एक डिजीज है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या सच में ये डिजीज का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास है, तो नहीं, इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिजीज में नहीं आते हैं। ये डिजीज भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंड्रोम। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंड्रोम। क्यों ये सिंड्रोम कहलाएगा, सिंड्रोम किसको कहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, टॉक। ऑलराइट, सो ये एक डिजीज है, ये सॉरी डिजीज नहीं है, ये क्या है, सिंड्रोम है। व्हाट इज सिंड्रोम, सो अगर हम बात करें सिंड्रोम का, यानी सिंड्रोम किसको कहते हैं, सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम। हेडेक भी होगा, हेडेक भी होगा, फीवर भी होगा, कॉफ भी होगा, कोल्ड भी होगा, बहुत सारे सिम्टम होंगे, बहुत सारे सिम्टम दिखाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज का डिजीज है। क्या ये हम कह सकते हैं सिम्टम है, ये सिम्टम है, लेकिन सिर्फ एक रोग का नहीं, ये कभी के जॉन्डिस का सिम्टम भी दिखा सकता है, ठीक है, जॉन्डिस का सिम्टम, कभी हो सकता है कि ये वीकनेस का सिम्टम, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स, यानी बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठा ये दिखाने लगता है, और जो भी ऐसा करता है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज का सिंड्रोम इकट्ठा दिखाने लगता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। आई बात समझ में, सिंड्रोम किसको कहेंगे, अगर एक ही रोग डिफरेंट डिफरेंट रोगों का सिम्टम एक साथ दिखाने लग जाए, ताकि उसे पकड़ में ही ना आए कि वो है क्या भाई, आखिर आखिर वो है क्या, कौन सा डिजीज है वो, पकड़ में ना आए। ठीक है, तो वो क्या है, वो सिंड्रोम कहलाएगा। और एचआईवी इस सब में माहिर आदमी है, एचआईवी क्या इस सब में माहिर है, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे सिम्टम इकट्ठा दिखाता है, और इसीलिए क्या है, सिंड्रोम है। द इम्यून सिस्टम इज डैमेज्ड एंड कैन नॉट फाइट ऑफ डिजीज। हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो गए कंप्लीटली। पीपल विथ एड्स गेट अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एट अ टाइम, एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे जिनको एड्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एड्स का। acquired immunodeficiency syndrome, what do you mean by acquired, acquired का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी जो हमने किसी से लिया है, acquire किया है, ये हो सकता है कि जेनेटिक भी हो, ये एड्स क्या हो, ये जेनेटिकली भी हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली हम ले सकते हैं, तो वो भी acquired में ही आएगा। किसी दूसरे से हम इसको लेते हैं, इसलिए acquired है। ठीक है, इम्यूनिटी को अटैक करता है, इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम को डिफिशियंसी कर देता है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, लैक, लैकनेस।
ठीक है, स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी हम जैसे ऐसे जनरल इंग्लिश में बोल दिए, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी डेफिशिएंसी डिजीज का नाम सुना होगा, डेफिशिएंसी डिजीज का, डेफिशिएंसी डिजीज किसको कहते हैं? अच्छा हाँ, उस टैबुलर कॉलम में उस होमवर्क जो मैंने दिया था, ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, इस होमवर्क में एक और चीज ऐड कर लीजिए, 5 नहीं, सारे विटामिन का, विटामिन डेफिशिएंसी, सारे विटामिन का विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, डिजीज कौन से, ये डिजीज विटामिन का खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट। उसके बाद सिम्टम भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिम्टम, ये सब आपको लिखना है, विटामिन डेफिशिएंसी का भी लिखना है, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी। तो हमारे पास कितने तरह के विटामिन होते हैं? एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन किसको कहेंगे? जो सब्जी को काट कर जिसको धोया जाता है, ठीक है, जो सब्जी को हम क्या करते हैं, काट कर धोते हैं, उनको कहते हैं फैट सॉल्युबल, उसमें होता है फैट सॉल्युबल। और जिसको हम काट कर धोते नहीं है, धोकर काटते हैं, उनमें होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल ए बी डी ई के, ठीक है, ये कुछ ऐसे विटामिन हैं, ठीक है, जो कि फैट सॉल्युबल हैं। सॉरी, एक सेकंड, ए डी ई एन के, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो बी एंड सी है, ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है। और ये हमारा क्या है? ये हमारे जो चारों है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। टोटल इतना ही है। और बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि बी में कई सारे सब डिविजन्स होते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, B12 एक्सेट्रा, ठीक है, सब डिविजन्स होते हैं। और अलग अलग सब डिविजन के डेफिशिएंसी से अलग अलग तरह का रोग होता है, ठीक है, अलग अलग तरह का रोग होता है। आपको करना क्या है? आपको इन ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E और K का भी डेफिशिएंसी किस में ज्यादा होता है, ठीक है, और इसकी कमी से क्या डिजीज होता है, उसमें क्या सिम्टम्स होगा, ये आपको लिख कर लाना है, ठीक है। क्या करना है? लिख कर मुझे सबमिट करना है। आई बात समझ में? तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। चलो, तो किसी की चीज की कमी हो तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। तो इम्यून सिस्टम यहाँ पे कमजोर हो जाएगा, और इसीलिए हम कहेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी, और बहुत सारे सिम्टम दिखाएगा, इसीलिए कहेंगे सिंड्रोम। सो एड्स क्या है? ये एक अक्वायर्ड डिजीज है, कहीं से अक्वायर किया हुआ डिजीज। इसमें क्या होगा? इम्यून सिस्टम हमारा डेफिशिएंट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और सिंड्रोम यानी और ये एक साथ बहुत सारे सिम्टम दिखाने लगेगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे एड्स। ऑल इंडिया डिफेंस सिस्टम, सॉरी, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब यहां पे समझना है कि हमारा जो HIV है, ठीक है, किसी को अगर HIV है, उसको जरूरी नहीं है कि एड्स होगा। और हमारा जो HIV होता है, ये फैलता कैसे है, कैसे होता है? तो ये इस वायरस के वजह से होता है। ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है? तो स्प्रेड होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। कैसे स्प्रेड होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यहां पे है पर्सन ए,
यहाँ पे क्या है, पर्सन ए है और ये है पर्सन बी। ठीक, पर्सन ए जो है HIV पॉजिटिव है और पर्सन बी HIV नेगेटिव, यानी ये पर्सन बी क्या है, हेल्दी है। ठीक है, सो हमारा दूसरा पर्सन क्या है, हेल्दी है, HIV नेगेटिव है, सो हेल्दी है। हमारा ये क्या है, ये है डिजीज्ड, लेकिन इनको एड्स क्या नहीं, एड्स नहीं हुआ है। एड्स अगर बात करें तो नहीं है। ठीक, एड्स क्या है, नहीं है। जरूरी नहीं है कि HIV है तो उसको एड्स हो ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बी पॉजिटिव जो पर्सन बी है, ठीक है, पर्सन बी है, ये इनका हो जाता है अचानक से एक्सीडेंट, और इनका क्या होने लगता है, इनको होने लगता है ब्लड लॉस, जिसके वजह से क्या होने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आदमी कोमा में भी जा सकता है। क्यों कोमा में जा सकता है, बिकॉज ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और ये ऑक्सीजन जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन वर्क करता है। लेकिन जब ब्लड लॉस हो गया तो ऑक्सीजन नहीं गया, ठीक है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचा, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी के वजह से, O2 के कमी के वजह से पेशेंट चला गया कोमा में। लेकिन 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 जैसे ही ब्लड लॉस हुआ, अगर पर्सन किसी से ब्लड के लिए अगर मांग करते हैं हम लोग, और पर्सन ए क्या करते हैं, जल्दी है, इनका ब्लड ग्रुप चेक नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ये प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, कितना भी इमरजेंसी हो, बिना ब्लड ग्रुप चेक किए और बिना वाइटल्स यानी बेसिक टेस्ट किए बिना किसी भी पर्सन का ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बट हॉस्पिटल केयरलेसनेस और बहुत सारी चीजों के वजह से, इमरजेंसी हो कह सकते हैं उसको, इनको अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया और इनका ब्लड क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ट्रांसफ्यूज कर दिया गया हमारे पेशेंट बी में। ठीक है, बी पेशेंट बच तो गए, इनका जो बीपी गया, इनका बीपी क्या हो गया, इनका बीपी चढ़ गया ऊपर, कोमा से निकल गया बाहर, कोमा में अब नहीं है, ब्लड लॉस नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक पहुंचने लगा और ये कोमा से बाहर आ सके। कोमा में पहुंचे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पहुंच चुका है ब्रेन तक। ठीक है, बट अब ये HIV पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है, अब ये HIV ये पर्सन ने पर्सन बी को दे दिया है। ठीक है, पर्सन ए ने पर्सन बी को HIV दे दिया। दिस इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से होने वाला HIV। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड मिक्स, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। नाउ इसके वजह से HIV हो सकता है। नाउ ये पर्सन ए है, ठीक है, क्या है, पर्सन ए है, जिनको क्या है, HIV पॉजिटिव है, इनका डायग्नोसिस हुआ 2010 में। ठीक है, लेकिन 2025 हो गया, अभी तक इनको कोई भी लक्षण नहीं आया है। लेकिन इन्होंने 2011 में सॉरी, पर्सन बी को ब्लड दिया था और ये HIV नेगेटिव पेशेंट को दिया था, हो गए वो HIV पॉजिटिव अब। लेकिन 2005 में ही, ठीक है, ये इनको एड्स हो गया, लेकिन अभी तक इनको एड्स नहीं हुआ।
ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? हाँ, किसी ने हाथ उठाया है, देखिए हाथ उठाइए या कुछ करिए, यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क के वजह से कहिए या जो कहिए, हमारा जो सिस्टम का लैपटॉप का जो ऊपर स्क्रीन बार है वो हो गया है बंद, लॉक। ठीक है, एक सेकंड हम आपको देखते हैं, या एक सेकंड। हाँ शिखर बोलिए, चैट बॉक्स में डालिए अपना जो भी प्रॉब्लम है। अरे भाई हाथ बार बार उठा रहे हो, बताओगे सही क्या प्रॉब्लम है? सर चैट में डाल दिए हैं। कहाँ डाले हो, मुझे नहीं आया, बताओ ना, खुल के बताओ, जब माइक ऑन ही कर सर दिए हो। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है सर? डायग्नोसिस, अच्छा, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पता लगाना, ठीक है, पता लगाना कि रोग है कि नहीं, डायग्नोसिस उसको कहते हैं। आपका के बॉडी में डिजीज है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको मैंने डायग्नोस कर लिया, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, डायग्नोस कर दिया। और जो डायग्नोस करने के लिए टूल इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, और जहाँ पे जिस जगह पे डायग्नोस करेंगे, जैसे मेरा क्लिनिक है तो उसको कहेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है, यानी डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना डिजीज को। ठीक है सर, अगर पर्सन भी 2010 में HIV नेगेटिव हुआ था तो 2005 में एड्स उसको कैसे हो गया? क्या? सर, अगर 2010 में पर्सन भी HIV नेगेटिव हुआ था तो आप वहाँ पे लिखें कि 2005 में उसको एड्स हो गया है। हो, कौन है ये बुद्धिजीवी? अरे बुद्धिजीवी, ये क्या है, दिस इज पर्सन बी, और पर्सन ए से पर्सन बी में 2000, एक सेकंड, पर्सन ए से पर्सन बी में 2011 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। ये जो घटना हुआ है ये 2011 की है। ठीक है, 2011 में पर्सन ए को 2010 से ही एचआईवी है। ठीक है, 2010 से एचआईवी है, मान के चलिए, उसके पहले से हो सकता है। और 2011 में ये क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ, तो इस बंदे ने अपना वायरस इस बंदे को दे दिया है। ठीक है, इस पर्सन ने इस पर्सन को दे दिया है, और ये पर्सन 2005 में नहीं, यहाँ पे 2015 है। ठीक है, 2015 है ना, 2015 है। अब समझिए, ये नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, 2011 में अगर 2011 में अगर पर्सन बी को एचआईवी मिला है तोहफे में, तो 2015 होते होते ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब पॉजिटिव हो गया तो उसको हो गया क्या, एड्स। लेकिन इसको एड्स नहीं हुआ, इसको एड्स नहीं हुआ, समझ में आया मैडम? यहाँ पे मिस्टेक हमसे हुआ है। तो बुद्धिजीवी आप हैं, हम भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 है, नॉट 5। तो ये क्या है, एड्स है, इसको हो नहीं हुआ, इसको हो गया। कारण क्या है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सर सिस्टम। हाँ बोलिए। तुरंत नहीं मालूम चलता है कैंसर होने के बाद? नहीं, तुरंत नहीं मालूम चलता, वही हम उसी पॉइंट पे हम आ रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। क्यों तुरंत मालूम नहीं चलता, मालूम नहीं चलता, क्यों नहीं चलता है? बिकॉज हमारा जो एचआईवी है उसका एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। नॉट ओनली एचआईवी, ये किसी भी इंफेक्शन का एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। यानी ये सिम्टम दिखाना कब शुरू करेगा? ठीक है, जब सिम्टम दिखाना शुरू कर दिया यानी उसको हो गया, पर्सन को इन्फेक्शन, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फैल रहा है। ठीक है, उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी फर्स्ट डे जब वो सिम्टम दिखाएगा, ठीक है, और फर्स्ट डे जब वो इसको इन्फेक्शन होगा,
इन दोनों के पीरियड के बीच के पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जब उसको इन्फेक्शन अटैक किया और उस दिन से लेकर जब वो इन्फेक्शन का सिम्टम दिखाना शुरू किया, उतने दिन का जो गैप पीरियड है उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। क्योंकि उतने देर में ये एचआईवी का वायरस हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई हुआ है, अपने आप को रिप्रोड्यूस किया है और हमारे होस्ट सेल्स को डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके अपना वर्चस्व वहां पे जमाना शुरू कर दिया है, और जिसके वजह से ये सिम्टम दिखाना अब शुरू कर दिया है। इतने दिन तक 10 साल तक इसको सिम्टम नहीं दिखा रहा है, इसको 5 साल में सिम्टम दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग है कि वो अटैक नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे वो वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पे इम्यून सिस्टम कमजोर है, यहाँ पे इजीली अटैक करके इजीली अपना गुट मल्टीप्लाई कर लिया अपना पॉपुलेशन, और ये सिम्टम दिखाने लगा। ठीक है। और ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिला है कि एचआईवी जिंदगी भर उसके बॉडी में रहता है लेकिन वो कभी एड्स नहीं होता है। जैसे कोरोना है, हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आएगा, रहेगा, लेकिन हमें कोविड-19 नहीं होगा। हमें क्या नहीं होगा? कोविड-19 नहीं होगा। कोविड-19 डिजीज का नाम है, कोरोना उस वायरस का नाम है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कोरोना रहेगा लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को जब तक वो अटैक नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा? कोविड का सिम्टम नहीं आएगा और हमें कोविड नहीं होगा। इसको आप एसिम्प्टोमेटिक कहिए या जो भी कहिए। ठीक है, ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बट सिम्टम नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, क्योंकि इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है, बहुत लंबा है। हाँ बोलिए। सर किसी और को तो फैला सकता है? किसी और को आराम से फैला सकता है, बिल्कुल फैला सकता है। इसीलिए ना इसने फैला दिया, 2011 में ही फैला दिया। और ये कोरोना पेशेंट भी, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आराम से फैला सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से दान में दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा ये। ठीक है, आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई है तो अब क्या करें, अपना मत मुझे दे दें। वैसे तो मेरा सिस्टम यहाँ पे ऊपर लॉक होने की वजह से हम नहीं देख पाएंगे, बट एनीवेज वॉइस ऑन करके बोल दीजिए समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सब लोग समझ में आ गया सर। ओके, शुभम को आ गया, आ गया सर समझ में। शिखर को आ गया, और किसी को नहीं आया? सिर्फ शुभम और शिखर को आया है। आयुष, अनुष्का, अंशु, अगम्य, विनायक, किसी को नहीं समझ में आया? बाकी सर आ गया समझ। अगम्य को आ गया, समझ में। अंशु को आ गया। नेक्स्ट, आयुष, अनुष्का, विनायक, बोलिए। आ चुका है। आ चुका है? कहाँ पहुंच चुका है? पहुंचा अभी तक? अच्छा, घर पे आ चुका है। ओके, विनायक। सर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। बाप रे, स्क्रीन कैसा दिख रहा है ये, तो सैड। कॉन्सेप्ट टेस्ट। अब आप लोग मुझे बताइए, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय सर बी, हग। यस, वेरी गुड। इट्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हग, गले लगने से नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है क्योंकि मदर्स मिल्क के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है बेबी में। ठीक है, बट गले लगने से, हग करने से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वेरी गुड। ठीक है, so now AIDS does not spread by hugging, shaking hands, sharing toilets, sharing dishes, or with someone who is HIV positive. It can be only spread through certain body fluids. Most commonly, people get or transmit HIV through sexual behaviors and needle or syringe use. Exactly. हमने क्या किया? शेविंग किया, मेरा थोड़ा सा दाढ़ी कट गया, स्किन, थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रेन इस ब्लेड पर आ गया। ये ब्लेड सेम हमने क्या किया, जिलेट का है, जिलेट का ब्लेड है। ठीक है, 9 रुपए वाला या 11 रुपए वाला जो चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है,
ऐसा ही होता है लगभग रेजर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ब्लड स्टेन लग गया, सेम शेविंग सेट ने पर्सन ए को का ब्लड स्टेन है, पर्सन बी ने सेम यूज किया, तो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो इसको ब्लड गया तो इसमें भी क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। सिरिंज जो हम लोग ड्रग्स वगैरह लेते, हाँ बोलिए सर। वो जब यूज करेगा सर तो उसका मतलब कि ब्लड तक तो पहुंचना चाहिए ना वो इन्फेक्शन। बिल्कुल 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 पहुंचना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि उसका कटेगा नहीं, कट गया तो अंदर गया, ठीक है, या कोई अगर नहीं कटा सर तो ऊपर ऊपर ही रहेगा। हाँ तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ऊपर ऊपर रहेगा लेकिन बॉडी में अगर अंदर चला गया, ब्लड में किसी भी तरह से कि कोई वहां चोट लगा हो, घाव हो, पिंपल हो, किसी भी तरीके से अगर वो बॉडी में एंटर नहीं करना चाहिए, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्रग्स जो हम लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस लेते हैं, जो दवा हम डॉक्टर्स हमें इंजेक्शन देते हैं, सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल बार 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 पहले के जमाने में किया जाता था। ठीक है, सेम इंजेक्शन उसको बॉईल करके या फिर उसको क्या करके वॉश करके, गर्म पानी में वॉश करके, उसको स्टेरलाइज करके। आजकल ड्रग्स लेता है यंग जो टीनेजर्स होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, एक ही इंजेक्शन एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। और वो ड्रग्स कैसा होता है, हमारे हाथ के अंदर वो सिरिंज डाला जाता है तो ब्लड उसमें स्टेन आता है, ब्लड स्टेन, और वही सेम चीज डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज करते हैं। कोई उसमें अगर HIV पॉजिटिव हुआ तो HIV फैल सकता है। ठीक है, बेबीज कैन ऑल्सो गेट HIV फ्रॉम एन HIV पॉजिटिव मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। यस, प्रेगनेंसी या फिर बर्थ के दौरान भी हो सकता है। प्रेगनेंसी यानी जब मदर के पेट में बच्चा है, ठीक है, मदर के पेट में क्या है, बच्चा है, तो उसका जो बच्चा का जो पेट है ये माँ के पेट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, माँ के पेट से जुड़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं अम्बिलिकल, और इसी से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी मदर का जो ब्लड है, ठीक है, मदर का जो ब्लड है वो ब्लड और बच्चे का ब्लड में एक्सचेंज होता है गैस, और उसके दौरान ये HIV का जो वायरस है, HIV का जो वायरस है ये बच्चे में आ सकता है। क्या हो सकता है, बच्चे में भी आ सकता है। बर्थ के दौरान ब्लड मिक्सिंग होता है, उसमें भी आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फ्लूइड यानी मिल्क के थ्रू भी वो आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, all right, so disease like TB and malaria are almost non-existent in places like the US, while they are quite prevalent in India. There are also places in Africa where a large part of population suffer perennially from malaria. Do you think that is so? What can be done to change this? कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, ठीक है, डिजीज होते हैं जो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में होता है। ठीक है, जैसे कुछ आते हैं आपको एपिडेमिक कहलाते हैं, और देखो हम ये पैंडेमिक कहते हैं, कोरोना को हम पैंडेमिक कह रहे हैं। पैंडेमिक यानी पैन वर्ल्ड, सॉरी पैंड नहीं पैन, ओके, पैंड नहीं, पैन, पैन वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में अगर हो रहा है तो इसीलिए हम उसको पैंडेमिक कहेंगे। पर्टिकुलर एरिया में होता है तो एपिडेमिक कहेंगे। ठीक है, एपिडेमिक, उसके बाद और भी कई सारी चीजें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि जिस देश में गंदगी बहुत ज्यादा है, जिस देश में वैक्सीनेशन नहीं है, प्रॉपर शेल्टर फूड नहीं है, तो वहां पे उस तरह के डिजीज फैलना आम बात है। ठीक है, अब जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा होता है, जहाँ पे बहुत सारे चीज, जैसे अफ्रीका वगैरह में क्या होता है, HIV बहुत ज्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, HIV बहुत ज्यादा है। इंडिया में पहली बार पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले HIV इंडिया में पाया गया, और इंडिया के चेन्नई में पाया गया HIV। डिपेंड्स, ठीक है। The geographic distribution of malaria depends on climate। देखो यहाँ पे क्लाइमेट के वजह से भी कई सारे डिजीज होते हैं। Warm temperatures are required for malarial parasite to complete their growth cycle within the mosquitoes। यानी ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे जो पेट का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, जिसमें आपको मलेरियल पैरासाइट मस्कीटो के पेट में ग्रो करता है।
ठीक है। लेकिन अगर कोल्ड रीजन्स में हो तो ये नहीं ग्रो करेगा, ये टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज्यादा हॉट हो तो भी नहीं ग्रो कर पाएगा। हमारे बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पे ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद where the climate is ideal for the Anopheles mosquitoes that transmit malarial parasites are more prone to the disease. Anopheles mosquito यही मस्कीटो होता है जो मलेरिया कॉज करता है, एनोफिलिस, और ये फीमेल मस्कीटो होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल मस्कीटो होती हैं। एनोफिलिस जो मस्कीटो को कॉज करती हैं, मस्कीटो को कॉज करती है, फीमेल एनोफिलिस। आई बात समझ में? थ्राइव इन रीजन्स विथ वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिड कंडीशन एंड हाई रेनफॉल, यानी जो वार्म टेम्परेचर होता है वहां पे। सो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज आर आइडियल। इसीलिए ये जो मलेरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी ये सब में टेम्परेचर का जो है वो अधिक होता है कंपेयरिंग टू योर कोल्ड एरियाज। ठीक है। थस बोथ द मस्कीटो एंड पैरासाइट प्लाज्मोडियम thrive in region of tropical and subtropical areas. Additionally, many African and Southeast Asian countries have high poverty rates, low immunity, people do not have access to malaria prevention and treatment, or are not educated on the disease. Education भी important है, education भी important, साथ ही साथ finance भी, यानी literacy plus economy, ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। अगर देश का इकोनॉमी खराब हो तो उस देश में हम हेल्थ व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अगर खराब हो तो हम स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करा सकते। अच्छा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करा सकते और इसके वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया बहुत खतरनाक डिजीज, इसलिए सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। मलेरिया अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है उस रोग के बारे में। मस्कीटो से प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड नेट्स यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बहुत इसको डायग्नोज जितना जल्दी हो सके करके उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। हाई पॉपुलेशन, वेंटिलेशन एंड सैनिटेशन। Since these are developing countries with low economy and a high population, there is less ventilation and not enough sanitation facilities. यानी सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन सो लो इकोनॉमी, और लो के इकोनॉमी के वजह से प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाएगा। और मच्छर कहाँ पे पनपता है मलेरिया वाला? जमे हुए पानी में, या कह सकते हैं कि नाले में, गंदे पानी में। तो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने के वजह से ये मलेरियल पैरासाइट्स ग्रो कर जाते हैं और वो डिजीज कॉज कर जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समरी है। ये क्या है? ये समरी है यहाँ पे, और हम लोगों ने HIV के बारे में देखा और बहुत सारे डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने देखा। राइट, क्लियर है? आई बात समझ में? ओके, तो फिर आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये क्लास, और अगला क्लास हम लोग अगले वीक में देखेंगे। और उस वीक में हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट जो है, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट सेशन का हमारा क्या होगा एजेंडा? एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? डिस्कशन करेंगे डिजीज के ऊपर। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।